Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss NET 2021 solved paper from Unit 9 Legal Aspects of Business. Before starting the video, please ensure that you have subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can mail us at clearnetwithus@gmail.com and you can also follow us on our Facebook page. So let's start with the video. The first question is, arrange in the sequence steps in the procedure for calling a statutory meeting of the company. Options है हमारे पास, contents of the statutory report, a list of members must be produced at the commencement, 21 days notice, certification of the statutory report by not less than 2 directors, one of whom must be the managing director, and a certified copy of the statutory report must be delivered to the registrar. सबसे पहले तो देखिए स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है वो अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होती ही नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट 2013. ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर होती थी. तो इस बार आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 में से भी आए हुए हैं. तो अब आपको दोनों एक्ट्स की तरफ ध्यान देना होगा कि कंपनीज एक्ट 1956 क्या स्टेट करता था और कंपनीज एक्ट 2013 क्या स्टेट कर रहा है. तो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शंस इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगी. सबसे पहले आएगा 21 डेज नोटिस जो है वो जाता है. क्या होता है देखिए, जो सबसे पहले तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना शेयर होल्डर्स की पब्लिक कंपनी के, वो हमारी स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले एक स्टैच्यूटरी रिपोर्ट उनको भेजनी होती है टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. ये रिपोर्ट जो है वो 21 डेज पहले जो है भेजनी होती है मीटिंग से. तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका 21 डेज नोटिस. उसके बाद सेकंड स्टेप में जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट होती है उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग फॉर एग्जांपल आपके कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं, क्या कैश रिसीव्ड हुआ है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सेकंड स्टेप में आपके कंटेंट्स आ जाएंगे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के. उसके बाद जो आपकी रिपोर्ट है उसको उस रिपोर्ट को स्टैच्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई करना होगा कम से कम 2 डायरेक्टर्स को. तो ये हमारा डी जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा. देन उसको डिलीवर करना होगा रजिस्ट्रार को. एंड लास्टली जो भी आपके मेंबर्स हैं कमेंसमेंट पे उनका लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करनी होगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया है वो हो गया है ऑप्शन नंबर सी, CADEB. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. तो इनमें से हमें देखने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे. सबसे पहले है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे एक एडवर्स इम्पैक्ट आए कंपटीशन पे. टू इम्पीड एंड टॉर्मेंट कंपटीशन इन द मार्केट, ये बिल्कुल भी नहीं है. कंपटीशन को आपको किसी भी तरह इम्पीड नहीं करना है. देन वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स. कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग हम सेलर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये भी नहीं होगा. एंड लास्टली टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट. तो ये भी होगा. तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है A एंड D ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड आपको मैच करना है. देखिए इसमें जो सबसे इजी और सबसे जल्दी समझ में आने वाला है वो हैं आपके लिस्ट 1 में जो दिया हुआ है एक्शनेबल क्लेम, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स एंड फ्यूचर गुड्स. तो ये जो 2 हैं ये आप बहुत इजीली कर सकते हो. एग्जिस्टिंग गुड्स, तो एग्जिस्टिंग गुड्स हमारे कौन से होते हैं. एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. कब? जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो ये मैच कर रहा है हमारी ऑप्शन नंबर 2 से, गुड्स ओन्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. फ्यूचर गुड्स कौन से होंगे, जो आप कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बनाओगे. सो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फिर हमारा एक्शनेबल क्लेम कौन सा होता है. एक्शनेबल क्लेम वो होता है जो हम रिकवर कर सकते हैं बाय फाइलिंग अ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो हमारी ऑप्शन हो जाएगी रिकवर्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ अ सूट और एन एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. और बी हमारा बच जाएगा ये रिमेनिंग थर्ड, जब हमें गुड्स अलग करने होते हैं जो हमें डिलीवर करने हैं उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहते हैं. तो अगर आपको ये सिर्फ सी और डी आता था तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे. तो इसकी जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1 कहती है पेटेंट्स आर डिफाइंड एज मोनोपोली राइट्स विच वन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट for full disclosure of invention for a limited period of time that is for 20 years. तो पेटेंट्स क्या होते हैं. पेटेंट्स वो मोनोपोली राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमें ग्रांट करती है
किसके लिए? वो फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन, और कितने टाइम पीरियड के लिए? 20 ईयर्स के लिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहती है द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग पेटेंट्स इज टू एनकरेज inventions by promoting their protection and utilization so as to contribute to the development of industries। तो जो पर्पस है पेटेंट ग्रांट करने का वही है कि हम एनकरेज कर पाएँ इन्वेंशंस को, ठीक है, ताकि हम डेवलपमेंट कर पाएँ इंडस्ट्रीज़ की। तो ये ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारी ऑप्शन हो गया यहाँ पे करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Next question is, in which of the following cases the doctrine of supervening impossibility will apply? अब supervening impossibility देखिए क्या होता है, वो जो करना नामुमकिन है वो हमारी supervening impossibility होती है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से किस केस में doctrine of supervening impossibility अप्लाई होगा। फर्स्ट है commercial impossibility, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कमर्शियली इम्पॉसिबल है मतलब महंगा हो गया है इस वजह से, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि आप काम को नहीं कर सकते हो। डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मेंस, मुश्किल है पर ऐसा नहीं है कि फिर से नहीं कर सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। इम्पॉसिबिलिटी नोन टू द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यही होगा जब आपको पता है वो काम करना पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो हमारा आंसर मिल गया है, लेकिन लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो गई वो हो गई ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज्ड बाय रिसिशन। रिसिशन क्या होता है? रिसिशन होता है कैंसिलेशन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज कैंसिलेशन के थ्रू कब हो रहा है? व्हेन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्टर्ड। जी नहीं, ये अलग से होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जब ऑल्टरेशन के थ्रू होता है, रिसिशन का पार्ट नहीं होता है ये। व्हेन अ पार्टी मेक्स नोवेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन क्या है ये भी अलग पॉइंट है, ये भी रिसिशन का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर है व्हेन एन एग्रीव्ड पार्टी एक्सरसाइजेस हिज ऑप्शन टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ये करेक्ट है। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेव्स हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। फिर है वेयर नन ऑफ द पार्टीज हैज परफॉर्म्ड इट्स पार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नो अदर पार्टी हैज ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट इट, इट इज करेक्ट। तो हमारे पास दो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हैं, सी और ई। तो ये है फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? सबसे पहले है, लॉ प्रिज्यूम्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, इट इज़ नॉट करेक्ट। आपको पता है जैसे माइनर हो गए, ठीक है, हर केस में उनके पास नहीं होता है। आपके पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गए, तो ये सब पर्सन जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। फिर है दैट अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है दैट अ पर्सन ऑफ एन अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स, अनसाउंड माइंड का पर्सन किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं कर सकता है। और कॉन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन स्यू, ये भी करेक्ट है। कॉन्विक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है दैट अ वाइफ कैन ऑलवेज मेक वैलिड बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बाइंड्स हर हस्बैंड। देखिए ऑलवेज आ गया तो हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो करेक्ट हैं वो हैं हमारे बी और डी, दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है वो हमारी करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट है, a contract of bailment does not result when a person leaves some goods with his friend for being looked after, ये गलत है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जब तक कोई फ़ायदा नहीं हो तब तक हम वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो नहीं होगा। फिर है, बेली हैज़ अ राइट ऑफ द जनरल लियन, उसके पास सिर्फ और सिर्फ जनरल लियन का राइट नहीं होता है, पर्टिकुलर लाइन भी होता है। बट अभी हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि पार्शियली तो ट्रू है ही हमारे पास। फिर है, हायरिंग ऑफ बैंक लॉकर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये एकदम ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि बैंक लॉकर में आप जैसा जो सामान रखते हो आप उसको वैसा ही आपको वो मिलता है। देन वी हैव मनी डिपॉजिटेड इन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ बैंक इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ये रॉन्ग है क्योंकि जो आप मनी डिपॉजिट कराते हो फिक्स्ड डिपॉजिट में वो आपको वही सेम मनी नहीं मिलता है, उतना पैसा मिल जाता है लेकिन सेम नहीं मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true regarding the objectives of right to information act, indicate the correct code। सबसे पहले है, to operationalize the fundamental right to information, ये एकदम ठीक है कि जो हमारा right to information act है उसके अकॉर्डिंग जो
एक तरह से ऑपरेशनलाइज का मतलब है एक्शन में लाना की फंडामेंटल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर है टू सेटअप सिस्टम एंड मैकेनिज्म्स दैट फैसिलिटेट पीपल्स ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये भी एकदम करेक्ट है। देन वी हैव टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ये भी करेक्ट है। देन टू मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिसेज एंड इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो हमारी चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शंस आ जाएंगी वो आ जाएंगी A, B, C, D एंड ऑल। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं पेपर में जहाँ पे आपसे किसी भी चीज़ का प्रोसेस पूछ लिया जाता है, और वो प्रोसेस ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलरली जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो वैसा ही हो। आपको ऑप्शंस देख के समझना पड़ता है कि क्या प्रोसेस होगा। तो अगर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन 2 CDAB। देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द वर्क हु क्लेम्स टू बी ट्रू एंड फर्स्ट ऑनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। Then we have for each invention separate application for a patent shall be made. Then the true and first owner shall apply in form 1 and legal representative of true owner shall apply in form 2. Sorry, third है ये. And lastly, a complete specification shall be filled with a fee of ₹50 within 12 months from the date of filing the application. Okay, purely technical question है ये आपका. Next question is which of the following taxes have been replaced by the GST? Indicate the correct code. हमारे पास options हैं Central Excise Duty, Service Tax, Taxes on Advertisements, Duties of Excise, Medicinal and Toilet Preparations. तो बच्चे यहाँ पर ये सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया है GST ने। तो अगर सारी ऑप्शंस हैं लेकिन नीचे आप देखोगे नीचे आपको कोई ऐसी ऑप्शन नहीं दी गई है A, B, C, D, तो यहाँ पर आपको कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या कहता है, ए द ओनर ऑफ अ शिप बाय फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटिंग हर टू बी सीवर्दी इंड्यूसेस बी एन अंडर राइटर टू इंश्योर द शिप। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए जो ओनर था शिप का उसने मिस रिप्रेजेंटेशन करके मतलब बी को ये कहा कि सीवर्दी है हमारी शिप, और उस बेसिस पर उस अंडर राइटर से इंश्योरेंस करा लिया शिप का। रीजन क्या कहता है, बी कैन ऑब्टेन कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी एज इट इज अ फ्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो बी की अब मर्जी है, वो चाहे तो इस जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने की थी उसको कैंसिल भी कर सकता है क्योंकि ए ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। तो हमारी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Next question is which among the following essence of the Information Technology Act is not a correct statement? हमारे पास options है legal recognition of electronic documents, any contract for the sale or conveyance of immovable property or any interest in such property, legal recognition of digital signatures, and lastly justice dispensation system for cyber crimes. अगर आपको IT एक्ट के बारे में नहीं भी पता है ना तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक IT से रिलेटेड बातें की गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हो गए, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गए, साइबर क्राइम हो गए। सिर्फ एक ऑप्शन है जहाँ पर IT से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की गई है, तो यही हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी क्योंकि यहाँ पर आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन है प्योरली। इसका आंसर है हमारे पास लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। दैट मीन्स जो आपका सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, साउंड रिकॉर्डिंग है और ड्रामेटिक वर्क है, ये सब जो हैं वो वर्क के अंदर आते हैं एज पर कॉपीराइट एक्ट 1957। Next question is a minor takes a loan of ₹4,000 from B during his minority. On attaining majority, he applies to B for a further loan of ₹3,000. B gives this loan and obtains from A combined promissory note of ₹7,000 for the two loans. This is considered as. सबसे पहले ये जो है एक थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है
क्यों? क्योंकि सभी ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमें ये तो पता है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, मेजॉरिटी अटेन करने पे भी उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? उसने कहा है मेजॉरिटी अटेन करने के बाद ए ने 3,000 का और लोन लिया और फिर बी ने जो लोन दिया था उसके लिए एक कंबाइंड प्रोमिसरी नोट बना दिया, जिसमें जो पहले के 4,000 थे और जो अब 3,000 है उन दोनों लोन्स की बात की गई है यहाँ पर। तो ऐसे केस में, सिर्फ ये पर्टिकुलर केस में, मतलब अगर वो सिर्फ 4,000 के लिए प्रोमिसरी नोट बनाता ना, वो वैलिड नहीं होता। लेकिन उसने 3,000 और लोन लिया, 3,000 का अमाउंट, और उसके बाद बी ने क्या किया? बी ने एक कंबाइंड जो है वो प्रोमिसरी नोट बनाया। तो ऐसे केस में ये कंप्लीटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उसने ये जो 3,000 है इसका लोन नहीं लिया होता तो उस केस में ये जो कंबाइंड प्रोमिसरी नोट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास ऑप्शंस हैं एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड डिलीवरी, ठीक है। उनके नीचे ये मीनिंग दिए गए हैं। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है एक्चुअल डिलीवरी। अब एक्चुअल डिलीवरी जो है वो क्या होगा? अगर आप ऑप्शंस पढ़ें तो ये होगी ऑप्शन नंबर 2, फिजिकल हैंडलिंग ओवर द पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो होगी एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ ऑफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर्स। मतलब बेसिकली यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हम कह रहे हैं कि आपका फ्रेंड जो है वो सपोज आपके बिहाफ पर आपका पैकेज उठा लेता है और अपने पास रख लेता है, तो वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होगी, ठीक है। फिर है सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी में हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। मतलब सपोज आपका वेयर हाउस में सामान पड़ा है और आपको डिलीवरी करनी है, तो आप क्या करते हो? वेयर हाउस की चाबी दे देते हो, तो वो आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। और लास्ट आपका सिर्फ डिलीवरी है विच इज़ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। तो बेसिकली देखिए एक्चुअल डिलीवरी क्या हो गया? जब गुड्स जो हैं वो फिजिकली डिलीवर किए जाते हैं बायर को। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है कि पहले आपका सामान, सपोज आपका जो ट्रांसपोर्टर है वो आपके बिहाफ पर उसके पास आपका सामान था, अब आपको डिलीवर करना है, तो अब आप ट्रांसपोर्टर को कह रहे हो कि जो दूसरा पर्सन है वो ट्रांसपोर्टर को कह रहा है अब तू मेरे बिहाफ पर संभाल ले, तो वो आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। सिंबॉलिक डिलीवरी में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वेयर हाउस की चाबी हो गई। तो इस बेसिस पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शंस बनी है वो बनी है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू द कॉम्पिटिशन कमीशन बाय अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू अ कॉम्बिनेशन शेल बी बिटवीन। मतलब अगर आपने कॉम्पिटिशन कमीशन के आगे झूठ बोला है, ठीक है, तो उस केस में जो आपकी पेनल्टी है वो कितनी होगी? 50 lakhs टू 1 करोड़ जो है वो होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ प्रोमिसरी नोट। फर्स्ट है अब आई प्रॉमिस टू पे क्यू ₹7,000 7 days आफ्टर माई मैरिज। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी आगे रीजन देती हूँ मैं आपको। ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे बी और बेयरर 5,000, ये भी नहीं होगा। फिर है आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन सीज डेथ प्रोवाइडेड सी लीव्स विद मी एनफ मनी टू पे दैट सम, ये भी नहीं होगा। और लास्ट है आई एक्नॉलेज टू बी इन डेप्ट टू यू फॉर ₹10,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये होगा। नाउ व्हाट इज द रीजन कि हमारी ऑप्शन लास्ट जो है वो तो करेक्ट है और बाकी तीनों इनकरेक्ट है। प्रोमिसरी नोट में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले दे कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में आप सेकंड ऑप्शन में देखिए उसने बेयरर की बात की है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है वो अनकंडीशनल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसने एक कंडीशन लगा दी है कि 7 दिन मेरी शादी के बाद, और यहाँ पर भी कंडीशन है प्रोवाइडेड सी लीव्स विद मी। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत हो गई हैं, क्योंकि ना ही प्रोमिसरी नोट जो है वो मेड पेबल टू बेयरर हो सकता है और वो अनकंडीशनल होना चाहिए, जो हमारी कंडीशन 4th ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लेम फॉर क्वांटम मैरियट
कैन नॉट सक्सीड। क्वांटम मैरिट क्या का मतलब क्या होता है? एज मच एज अर्नड। मतलब देखिए जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में जब तक पूरा काम नहीं हो जाता पेमेंट नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी एक्सेप्शन है जो ये कहती है कि आपका जितना काम हो गया ना, जितना परफॉर्म आपने कर लिया है, पार्ट परफॉर्मेंस हो गए, तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। तो अब यहाँ पर जो उसने बोला है वो कैन नॉट बोला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले है व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म। जब एक डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है और वो पार्टली परफॉर्म हो गया तो उसके केस में मिल सकता है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद है व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लम्प सम इज पार्टली परफॉर्म्ड। सबसे पहले है इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते हो। फिर है लम्प सम, ठीक है, लम्प सम देना है। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हो गई जिसके केस में आपका क्वांटम मैरिट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जो है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑफेंस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कैन बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ। अगेन प्योरली टेक्निकल क्वेश्चन और इसका आंसर है 3 years एंड अ फाइन ऑफ ₹2 lakh। Next question is which one of the following conditions does not constitute a valid agency by necessity। सबसे पहले एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है? जब ये एजेंसी राइज होती है जब कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली आपने किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया है आपके एजेंट की तरह एक्ट करने के लिए, लेकिन सिचुएशन की वजह से उस पर्सन को आपके बिहाफ पर एजेंट एक्ट करना पड़ रहा है, तो वो आपकी एजेंसी बाय नेसेसिटी होती है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वो यहाँ जो आपको नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो देखते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले है देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। तो यहाँ पर एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज होती है। फिर है द एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी करेक्ट है। The agent should have adopted the most reasonable and practicable course under the circumstances, ये भी correct है। Lastly, destruction of the subject matter of the contract of agency। देखिए वैसे तो जब बाकी 3 करेक्ट हो गए हैं तो यही रॉन्ग है, लेकिन ये रॉन्ग है क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जब सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया तो अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की जरूरत ही क्या है? तो इसीलिए ये हमारा एजेंसी बाय नेसेसिटी का पार्ट नहीं होगा। Next is which of the following statements are false? Indicate the correct code. सबसे पहले है no company has to file any prescribed declaration before commencement of business। थोड़ी accurate statement नहीं है, ठीक है, इसको भी हम छोड़ते हैं। Then a company can ratify the contract entered into by the promoters with third parties on behalf of the company before its formation। कभी भी रेटिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कांट रेटिफाई आना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी? ट्रू होगी। लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा ही गया है कि फॉल्स कौन सी है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फिर है द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज टेकन एज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं होता है। जो डेट ऑफ बर्थ बताता है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। देन वी हैव अ प्राइवेट कंपनी हैज़ टू फाइल अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये जो होता है वो प्राइवेट कंपनी के केस में मैंडेटरी होता है, पब्लिक कंपनी के केस में नहीं होता है। तो अब देखिए BCD तो हमारी फॉल्स हैं ही। अब नीचे ऑप्शंस देखते हैं तो आपको कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं मिल रही है जहाँ पर चारों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हों, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा BCD ओनली। और एक और चीज़ थी बच्चे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पर जहाँ तक मुझे ध्यान है सेटलमेंट था, तो वो भी गलत था। Then we have 23rd question, which of the following are not the objectives of the Competition Act 2002? तो ऑप्शंस है हमारे पास ensure freedom of trade for other participants in incidental and connected markets। तो उसने कहा है इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। फिर है प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कनेक्ट ऑपरेशन, मतलब क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। एडहेयर टू generally accepted security procedures, again the same।
लास्टली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये करेक्ट है। तो हमारी जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो है हमारी बी और सी, मतलब ये दोनों जो हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं हैं कंपटीशन एक्ट 2002 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपको डैमेजेस बताए गए हैं, ठीक है, 4 डैमेजेस स्टेट किए गए हैं, आपको उनको मैच करना है उनके मीनिंग्स के साथ। बहुत सिंपल है, अगर आप देखेंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस एंड नॉमिनल डैमेजेस। अगर आप ऑप्शन 3 देखते हो तो देखिए अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी इसकी। फिर है हमारे पास स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस होते हैं जो इनडायरेक्ट लॉस हम सफ़र करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी डैमेजेस कौन से होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं अमाउंट में, सो दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओनली। लास्टली है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस वो होते हैं जो एक्चुअल में हमें वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, सो नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस, तो वो हमारे जो हैं वो नॉमिनल डैमेजेस होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगर आप देखें तो ये जो है हमने ये हमारे टाइप्स ऑफ डैमेजेस होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एग्जाम्पलरी, नॉमिनल, डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस एंड कंफर्ट एंड डैमेजेस फॉर डिटरेशन कॉज्ड बाय डिले। तो इसमें से हमने जो है वो ये 4 हमें गिवन थे, तो सिंपल हैं ये चारों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। Then next we have arrange the following stages of formation of companies in a proper sequence। तो अब ये सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है प्रमोशन, देन रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल स्टेज, देन वी हैव इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कमेंसमेंट स्टेज एंड सिलेक्शन ऑफ नेम। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपकी प्रमोशन स्टेज आएगी, ठीक है। फिर आएगी आपका सिलेक्शन ऑफ नेम, मतलब प्रमोट, जब आपका प्रमोटर्स कंपनी को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन स्टेज आती है। इनकॉर्पोरेट करने का जो स्टेप्स शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है, फिर नाम सेलेक्ट किया जाता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, देन कैपिटल रेस की जाती है और फाइनली कमेंसमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस बेसिस पर हमारी जो करेक्ट ऑप्शन हो गई वो हो गई AECBD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय GST। ऑप्शंस है लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स एंड टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो ट्रू नहीं है किसके रिगार्डिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट आपको पता है क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, उसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। वैसे तो अगर आप इन ऑप्शंस को देखोगे ना, आपको अपने आप ऑप्शंस सही आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 2 है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। देखिए अब आपको पता है 3 तरह का टैक्स होता है हमारा, ठीक है, एक आपका होता है CGST, एक होता है SGST और एक होता है IGST। तो CGST को, जो फर्स्ट ऑप्शन है, CGST को हम यूटिलाइज करते हैं CGST को पहले पे करने के लिए और जो बैलेंस बचता है उससे IGST, दैट मीन्स CGST CGST के लिए यूज़ हो सकता है प्लस IGST के लिए हो सकता है, ठीक है। फिर आपका जो SGST है वो पहले SGST के लिए हो सकता है फिर IGST के लिए हो सकता है, ठीक है, और जो आपका IGST है वो सबके लिए हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखेंगे ना, उसमें आपको SGST को CGST से वो के लिए कह रहा है, तो ये हमारी जो है वो गलत ऑप्शन हो जाएगी। फिर से एक बारी, CGST से आप CGST और उसके बाद IGST को कर सकते हो, SGST से SGST और IGST को कर सकते हो, IGST से CGST, SGST और IGST तीनों से कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की वीडियो का, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स द ट्रिब्यूनल मे ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी ऑन अ पिटीशन सबमिटेड टू इट, इंडिकेट द करेक्ट कोड।
यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दी गई है ना, अगेन जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था, ये भी कंपनीज एक्ट 1956 से है क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट 2013 से नहीं है। तो हमारी जो ऑप्शंस हैं वो हैं पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द वाइंडिंग अप, करेक्ट है, कंडक्टिंग अफेयर्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, रिडक्शन इन मेंबरशिप एंड इनएबिलिटी टू पे डेट्स। मतलब इन चारों में से कुछ भी होगा ना तो ट्रिब्यूनल को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो हमारी चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर बन गया वो बन गया ऑप्शन नंबर 3, A, B, C एंड D ओनली। तो बच्चे ये थे हमारे 2021 पेपर के यूनिट 9 के क्वेश्चंस तीनों शिफ्ट्स में से, ठीक है। होप ऑल क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्दी मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी लर्निंग।